हाँ जी सर, शुरू करें। चैप्टर 2 का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, एंड से लेकर के एंड तक पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। एक चीज एकदम अपने दिमाग में जहन में बिठा लो दोस्तों, ये क्लास नहीं है, ये रिवीजन है। क्लास नहीं है, क्या है, रिवीजन है। तो आपका कायदे से क्लास हो गया होना चाहिए, आपका एक बार पढ़ के रीडिंग हो गया होना चाहिए, और उसके बाद अगर ये देख रहे हो तो कसम से 100% चीजें समझ आएगी और जो मजा आ जाएगा रिवीजन खत्म होने के बाद। बस मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए आप लोगों से, अभी जितनी भी देर रिवीजन चले मेरे को नहीं फर्क पड़ता, जितनी भी देर रिवीजन चले मेरे को नहीं फर्क पड़ता, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बस एक कसम खाओ कि अभी यहां पे अगर रिवीजन बैठ करके देख रहे हो तो जब तक रिवीजन खत्म नहीं होता तब तक यहां से उठोगे नहीं, बस ये कसम चाहिए मेरे को। बोलो है कसम। और अगर हां बोला ना दोस्त, अगर लिख के बताओ मेरे को, अगर हां बोला ना तो उठ के मत जाना, कसम है उठ के मत जाना। पर अगर उठ के चले जाओगे ना, लिखना ही मत, लिखना ही मत अगर उठ के चले जाओगे। सबसे बड़ी चीज होती है विल पावर, ठीक है। चलो सर शुरू करते हैं। क्या चैप्टर है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इन्सिडेंटल देयरटू। पूरे इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 3 से शुरू होता है और सेक्शन 22 तक जाता है। 3 से शुरू होता है और 22 तक जाता है। सर इसमें हमने सबसे पहले यह पढ़ा कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कौन करता है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है प्रमोटर। प्रमोटर का डेफिनेशन हमने सेक्शन 269 में पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है सर प्रमोटर? प्रमोटर मतलब वो बंदा होता है जिसका नाम कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में प्रमोटर की तरह यूज कर रही है, अपने प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में प्रमोटर की तरह यूज कर रही है, वो प्रमोटर होता है। अब सर इन्होंने बोला कंपनीज कितने टाइप के होते हैं, तो इन्होंने कहा कंपनीज 5 तरह की होती है। मैंने कहा पहले 2 पार्ट में डिवाइड करो, लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेड को 2 पार्ट में डिवाइड करो, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी। अब वो लिमिटेड बाय गारंटी को और 2 पार्ट में डिवाइड करो, लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। और जो अनलिमिटेड कंपनी है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। इस तरीके से 5 तरह की कंपनी डिवाइड होती है सर। उसके बाद इन्होंने कहा जो स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज होते हैं। सर ये आईएफएससी कंपनीज क्या होते हैं मैं आपको क्लास में समझाऊंगा वापस। ये जो है ये फॉर्म होते हैं एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इनका एक ही ऑप्शन होता है कि आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही फॉर्म कर सकते हो और कुछ नहीं फॉर्म कर सकते। अब सर हमने सेक्शन 3 से शुरू किया था और सेक्शन 22 तक खत्म करना है। सेक्शन 3 से लेकर के 22 तक मैं ये नोट्स के सीक्वेंस में जाऊंगा, क्योंकि नोट्स के सीक्वेंस ही आपके आईसीआई मॉड्यूल का सीक्वेंस है, ऐसा मान के चलो। सेक्शन 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर एक कंपनी, I'll try to use as much English I can. The reason is not because I want you to understand in English. The reason is because आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है, तो जितना इंग्लिश में यूज करूंगा उतना आप सुनोगे, आपके दिमाग में इंग्लिश के वर्ड्स जाएंगे। तो मेरे साथ कोशिश करना इंग्लिश में बने रहो, बाकी हिंदी तो अपने को बोलना ही है यार। अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म होगी, उसके बिना नहीं होगी। बाई हाउ मेनी पर्सन? इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी देयर शैल बी मिनिमम 7 पर्सन, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 पर्सन, एंड इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी, दैट इज टू से अ प्राइवेट कंपनी, देयर विल बी मिनिमम ऑफ 1 पर्सन। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 एंड 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 1 पर्सन होगा। कौन होंगे सर ये लोग? दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। दे विल सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी एंड हेंस दे विल बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। समझे? क्या समझे सर? अभी तो शुरू किए। अब सर सुनो, इन्होंने 1 पर्सन कंपनी के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनाया कि 1 पर्सन कंपनी के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा क्लॉज डालना लास्ट में। क्या क्लॉज कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्लॉज में क्या लिखा होता है? इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी द मेमोरेंडम विल इंडिकेट व्हाट? नॉमिनेशन क्लॉज मतलब सर वो बंदा जो कंपनी में ओरिजिनल मेंबर है ना, उसकी डेथ हो जाने के बाद जो बंदा टेक ओवर कर लेगा। सो द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ डेथ or in the event of incapacity of the original member of the company become the member of the company। डेथ होगा या इनकैपेसिटी होगा तो वो बंदा मेंबर बन जाएगा, लेकिन इस बंदे का, इस नॉमिनी का आपको रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसका नाम अपलोड कर सकते हो। और ये जो रिटन कंसेंट आपने ऑब्टेन किया है ना, इसको आपको रजिस्ट्रार के पास भी भेजना पड़ेगा। कब भेजोगे सर? जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजते हो ना, जैसे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल, उसके साथ साथ इसका रिटन कंसेंट भी भेज देना। उसके बाद मैंने कहा सर एक बार रिटन कंसेंट चला गया तो रमेश ने बोला मेरी कंपनी में सुरेश नॉमिनी बनेगा, तो क्या सुरेश अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल कंसेंट विड्रॉ कर सकता है सर, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। क्या रमेश सुरेश को निकाल के अपने बेटे सूरज को अपॉइंट कर सकता है? बिल्कुल अपॉइंट कर सकता है, लेकिन आपको एक नोटिस देना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। किसको दोगे सर? नोटिस कंपनी को, कि मैं सुरेश को निकाल के सूरज को अपॉइंट कर रहा हूं। और ये जो नोटिस कंपनी के पास जब जाएगा ना, तो कंपनी इस इंटीमेशन को रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देगी। सर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप नॉमिनी का नाम बदल रहे हो,
अगर आप नॉमिनी का नाम बदल रहे हो तो उसको मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा मतलब क्या, आपको सेक्शन 13 का जो प्रोविजन है जो स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करता है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा सर सेक्शन 3A, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक बार एग्जाम में आपको एक बार मेरे क्वेश्चन बैंक में भी दिखेगा। सेक्शन 3A क्या कहता है, अगर एक मेंबर है, अगर एक कंपनी है, उसका जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो एक लिमिट के नीचे चला गया और उसके बाद भी अगर कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रही है तो हम तेरे को 6 महीने का समय देंगे, 6 महीने में वापस वो लिमिट को वापस बैलेंस कर ले। अगर 6 महीने तक अगर तुमने नहीं उसको ठीक किया तो 6 महीने के बाद जो बिजनेस कंडक्ट हो रहा है तो उस समय जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो सेवरली लायबल होंगे और उन पे सेवरली सू भी कर सकते हैं। उनको सेवरली लायबल भी कहा जाएगा, सेवरली सू भी कर सकते हैं। उनको क्या कहा है सर, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट and the company carries on business for 6 months while number of members is so reduced, then in that case every person who is a member during the time it carries on business after those 6 month, 6 महीने के बाद जो लोग मेंबर हैं and is cognizant of the fact, मतलब उसको पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए हैं, तो सारे मेंबर्स जो होंगे वो severally liable होंगे of the whole debts contracted during and they may be severally sued also, severally liable भी होंगे और उनको severally केस भी कर दिया जा सकता है उसके ऊपर। अब सर सेक्शन 7 में क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, बेटा सुनो, सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है, तुम क्रोनोलॉजी समझो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट ले जाकर के आरओसी को देना पड़ेगा, इतना सारा थप्पी भर के डॉक्यूमेंट्स ले जाके आरओसी को देना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है सर, टेबल है, टेबल देखो, पहले 3 फिर 1, पहले 3 फिर 1, मेरी बात लॉजिकली सुनना। आप रजिस्टर्ड ऑफिस के रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, सवाल ये है सर कौन से रजिस्ट्रार के पास जाओगे, आपका तो रजिस्टर्ड ऑफिस ही अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो जहां तुम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने का सोच रहे हो, जहां प्रपोज कर रहे हो, वहां का जो रजिस्ट्रार है उसके बाद डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। सबसे पहले तो सर हमारा बाइबल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको ड्यूली साइन किया है, कौन साइन किया है सर, सब्सक्राइबर ने, तो पहला हो गया मेमोरेंडम। उसके बाद आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा, अब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस तो अभी तक बना नहीं है तो आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट स्टिल योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद आपको 2 पर्टिकुलर्स और देने पड़ेंगे, एक तो आपके सब्सक्राइबर्स का पर्टिकुलर, एक आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स का पर्टिकुलर। सब्सक्राइबर्स का क्या पर्टिकुलर सर, सारा उनका नेम हो गया, रेसिडेंशियल एड्रेस हो गया, उनकी नेशनैलिटी हो गई और बाकी चीजें भी देनी पड़ेगी और साथ में आपको उनकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देनी पड़ेगी। अब यही सिमिलर इंफॉर्मेशन आपको अपने फर्स्ट डायरेक्टर के लिए भी देना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर का ना डिन नंबर भी दे देना अगर तुमने डिन ले लिया है तो, और उसके साथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे देना। उसके साथ सर जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर है ना, उनको 2 चीजें और देनी पड़ेगी, 2 चीजें और, एक तो उनका इंटरेस्ट और एक उनका कंसेंट, एक उनका इंटरेस्ट एक उनका कंसेंट। इंटरेस्ट किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट फर्म में उनका इंटरेस्ट, और कंसेंट मतलब क्या, किसी और उनका टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। सर इंटरेस्ट मतलब ये नहीं कि मेरे को वो पसंद है, उसका नाम नहीं लिख देना। इंटरेस्ट मतलब तुम्हारा कोई शेयर होल्डिंग है, तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट है किसी और बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म में, तुम वहां पे डायरेक्टर हो तो ये सारे इंटरेस्ट तुम बता देना। उसके अलावा सर आपको 2 डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे। एक डिक्लेरेशन तो होगा डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस की हमने इस एक्ट के सारे प्रोविजन का कंप्लायंस हमारे नॉलेज के हिसाब से कर लिया। अब ये डिक्लेरेशन कौन देगा सर, ये डिक्लेरेशन 2 लोग देंगे। पहला, जो लोग एंगेज्ड है कंपनी के फॉर्मेशन पे, जैसे कि एडवोकेट हो गया, सीए हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, सीएस इन प्रैक्टिस हो गया, जो फॉर्मेशन में एंगेज्ड है, एंड अ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। एनी पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ए डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी जो है उन लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके अलावा सर एक और डिक्लेरेशन है जो सारे सब्सक्राइबर और सारे फर्स्ट डायरेक्टर को देना चाहिए। 3 चीजों का डिक्लेरेशन देंगे। पहला उन्होंने कोई भी, दे आर नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस रिलेटिंग टू एंगेजमेंट, प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और एंगेजमेंट ऑफ अ कंपनी। दूसरा, वो कोई भी फ्रॉड या मिसपीएसेंस के गिल्टी नहीं है और पिछले 5 साल में उनको ऐसा कभी भी कन्विक्ट नहीं किया गया है। और तीसरा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने आरओसी के साथ फाइल किया है ना, वो पूरा कंप्लीट है और ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज। उनको जितनी समझ है उस हिसाब से पूरा ट्रू है। ये 3 पॉइंट आपको डिक्लेरेशन में लगा करके देना पड़ेगा। बेटा हमने कैसे याद किया था क्लास में, देखो बहुत सिंपल है। हमने याद किया था, सबसे पहले एमओए एओए जाएगा, उसके बाद एक एड्रेस जाएगा, ये बाजू के 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद नीचे 3 पॉइंट में एक लाइन था, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर का इंटरेस्ट और कंसेंट। अब 2 डिक्लेरेशन देना है, एक डिक्लेरेशन के बारे में बीच में लिखा था, एक डिक्लेरेशन के बारे में नीचे लिखा था। बीच में जो डिक्लेरेशन था वो क्या था, हमने सारा एक्ट का कंप्लायंस कर लिया इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, और लास्ट वाले डिक्लेरेशन में क्या था कि डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, उनको 3 डिक्लेरेशन देना है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई गलती नहीं की है प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड, पीएफएम
प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड। दूसरा, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं किसी भी चीज का गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिएशंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का नहीं हूं, पिछले 5 साल में तो मैं कभी भी गिल्टी नहीं हुआ हूं। और तीसरा, हमने जितना डॉक्यूमेंट दिया है ना, मेरे नॉलेज के हिसाब से सब सही है। और यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया सर एड ऑन, कि अगर आप 1% कंपनी हो तो आपको अपने नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट भी देना पड़ेगा, जो पिछले वाले पेज में लिखा था। अब सर जब आप जब पूरा डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास लेके जाते हो, आरओसी देखते हैं, फिर उसके बाद आपको 2 चीज इशू कर देता है, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और दूसरा क्या बोलो ना बेटा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो सिन नंबर होता है ना, ये जो सिन नंबर होता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में इंक्लूडेड होता है। उसके बाद मैंने कहा सर ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो आप आरओसी को ले जाके दे रहे हो, ये कितने साल तक अपने पास रखोगे? ये जो डॉक्यूमेंट है इसको अपने पास कितने साल तक रखोगे? तो लॉ ने कहा जब तक तेरी कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता ना, तब तक तुमको इसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तब तक तुम प्रिजर्व करोगे। अब सर मेरी बात बताओ, आपने इतने सारे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स दिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपने गलत दिया हो, तो अगर आपने कोई फॉल्स या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स दिया है, या अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया है, छुपाया है, तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, या आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। अगर आपकी कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, मतलब आपने एप्लीकेशन दिया था और तभी पकड़ में आ गए, तो जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे एप्लीकेशन के लिए, वो सेक्शन 447 में लायबल होंगे। 447 का फ्रॉड का ये पेनल्टी अपन 3rd चैप्टर के रिवीजन में देख लेंगे, तो 447 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब सर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो अब अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है ना, तो सुनना, जो प्रमोटर है, जो फर्स्ट डायरेक्टर है, और हर कोई इंसान जो डिक्लेरेशन कर रहा था ना, हमने एक्ट का कंप्लायंस किया है, वो सारे लोग 447 में लायबल तो होंगे होंगे। साथ में जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल कौन सा है? फैमिली कोर्ट। ट्राइब्यूनल जो है वो क्या करेगा, वो आप लोगों को ऑर्डर दे सकता है 5 मिस्टर लोवा लोवा, 5 ऑर्डर दे सकता है मिस्टर लो। एम मैनेजमेंट क्या ऑर्डर देगा? मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको रेगुलेट करने का ऑर्डर देगा। दूसरा आर, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। एल, लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी अनलिमिटेड। ओ, सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। और डब्ल्यू, बाइंडिंग ऑफ द अप ऑफ द कंपनी, अगर उसको ठीक लगता है। तो ये 5 ऑर्डर कौन दे रहा है सर? ट्राइब्यूनल। कब दे रहा है ये ऑर्डर? ट्राइब्यूनल। अगर ट्राइब्यूनल को ये लग रहा है कि भाई तूने गलत इंफॉर्मेशन दे करके या मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया है, तो तुमको ये ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद सर हमने क्या 5 ऑर्डर क्या पढ़ा, एक बार तुमको फिर से याद करना है। मिस्टर लो, एम मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, आपके कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकता है, इंक्लूडिंग चेंजेस इन एमओए और एओए, या अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में करना है। दूसरा, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, रिमूवल हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा, और अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। लेकिन कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले ऊब दे देना। ऊब दे देना मतलब क्या? ऊब मत जाना। ऊब दे देना मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है। अब सर स्पाइस फॉर्म क्या होता है? स्पाइस फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू आप इजीली एक कंपनी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। बहुत डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो सर अपने को घुसने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 1% कंपनी के फॉर्मेशन में सर पहले तो वही चीजें लिखी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, कि आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ भी कर सकता है, आप रिप्लेस भी कर सकते हो। अब सर सवाल यह है कि कौन सा बंदा मेंबर बन सकता है, कौन सा बंदा मेंबर बन सकता है एक 1% कंपनी में, या कौन सा बंदा नॉमिनी बन सकता है एक 1% कंपनी में? तो दोस्त मैंने कहा कि एक बंदा, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, वेदर और नॉट ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ 1% कंपनी और अ नॉमिनी इन अ 1% कंपनी। क्या कहा सर मैंने कहा अ नेचुरल पर्सन, मतलब क्या? सिर्फ इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह नहीं बन सकते। अ नेचुरल पर्सन, नॉट आर्टिफिशियल पर्सन, हु इज एन इंडियन सिटीजन, हु इज अ व्हाट? हु इज एन इंडियन सिटीजन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। सर वो रेसिडेंट है तो बन सकता है क्या? हाँ। सर वो रेसिडेंट नहीं है तो बन सकता है क्या? हाँ। एज लॉन्ग एज यू आर एन इंडियन सिटीजन यू कैन बिकम 1% कंपनी का मेंबर। सर अक्षय कुमार इंडिया में 1% कंपनी खोल सकता है क्या? क्या अक्षय कुमार इंडिया में 1% कंपनी खोल सकता है क्या? नको बाबा नको। अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन ही नहीं है ना, अक्षय कुमार तो बाहर का, मेरे को याद नहीं कहां का सिटीजनशिप ले रखा है, चाइना का, चांदनी चौक तो चाइना गया था वो, कहां का सिटीजनशिप ले रखा है मेरे को पता तो था पर मैं भूल गया, जाने दो, रेलेवेंट नहीं है सर, हमारे एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। कनाडा का था, कनाडा का, हाँ कनाडा का सिटीजनशिप ले रखा था, तो कनाडा का सिटीजनशिप ले रखा है सर। तो क्या इंडिया का और बाहर का सिटीजनशिप दोनों ले रखा है? तो अरे बेटा डुअल सिटीजनशिप इंडिया में अलाउड ही नहीं है, तुम इंडिया की सिटीजनशिप ले ही नहीं सकते अगर तुम्हारे पास बाहर की कोई और सिटीजनशिप है, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी रेयर पीपल आप नहीं ले सकते। तो सर आप उसको भूल जाओ। अगर आप नेचुरल पर्सन हो और अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप कहां रेसिडेंट हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप 1% कंपनी के मेंबर बन सकते हो या
किसी और 1% कंपनी के नॉमिनी बन सकते हो। सर शुभम सिंगल एक बंदा है ना, तो मैं एक कंपनी में 1% मेंबर बन सकता हूं, एक 1% कंपनी में। क्या मैं दूसरे कंपनी में भी मेंबर बन सकता हूं? नहीं, आप सिर्फ एक ही कंपनी में मेंबर बन सकते हो, वो 1% कंपनी में। अब क्या सर मैं एक कंपनी में मेंबर और दूसरे 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक कंपनी में मेंबर और दूसरे 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकते हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर सर ऐसा हो गया, अगर कोई ऐसा सीन हुआ कि गलती से जिस कंपनी में आप नॉमिनी बने थे वहां के मेंबर की डेथ हो गई और उस कंपनी में भी आप मेंबर बन गए, तो हुआ क्या, अब आप दो कंपनी में जब मैं कंपनी कंपनी बोल रहा हूं तो हियर आई मीन 1% कंपनी। सर आप एक कंपनी में मेंबर थे, दूसरे कंपनी में नॉमिनी थे, इस कंपनी के मेंबर की डेथ हो गई तो आप नॉमिनी बन गए, मेंबर बन गए, तो आप दो कंपनी में मेंबर बन गए। तो क्या दो कंपनी में मेंबर कंटिन्यू कर सकते हो? नहीं कंटिन्यू कर सकते सर। आपको 180 दिन का टाइम दिया जाएगा, 180 डेज के अंदर आपको वापस एलिजिबल होना पड़ेगा। मतलब आपको एक ही कंपनी डिसाइड करके उसका मेंबर बनना पड़ेगा और दूसरी कंपनी का मेंबरशिप जो है वो किसी और को अपना शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर क्या माइनर इंसान जो होता है, माइनर मतलब छोटे छोटे लोग जिनकी हाइट 4 फीट से कम है, क्या वो लोग जाकर के, अरे माइनर मतलब 18 साल से कम बेटा, हाइट से कोई लेना देना नहीं है। जो माइनर होते हैं क्या वो 1% कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? नहीं सर, वो 1% कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते। अब सर ये जो 1% कंपनी है, क्या आप इसको सेक्शन 8 कंपनी में इंकॉर्पोरेट कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कन्वर्ट हो सकते बेटा। क्या आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन आपको रिस्पेक्टिव रूल्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा। और सर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी का काम कतई ही नहीं कर सकते। मैंने अगर गलत बोला तो मैं ठीक कर देता हूं। नॉमिनी भी आप एक ही कंपनी में बन सकते हो, मेंबर भी आप एक ही कंपनी में बन सकते हो। मतलब एक समय पे मैं ना एक ही कंपनी में मेंबर हो सकता हूं और उसके साथ साथ एक ही कंपनी में नॉमिनी हो सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। पर अगर गलती से जिस कंपनी में नॉमिनी हूं उसके मेंबर की डेथ हो गई तो मैं वहां भी मेंबर बन गया, तो दोनों केस में 180 डेज के अंदर मेरे को ठीक करना पड़ेगा। मैंने वही कहा था बेटा, ध्यान से सुनो। अब सर उसमें क्या कहा है, 1% कंपनी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कैरी कर सकती, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। कुछ भी कर लेना, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मत करना बेटा, तू 1% कंपनी है। ये था सर सेक्शन 7 के बाद का कॉन्सेप्ट, 1% कंपनी से कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। एक चीज फिर से बोल दो कि रेसिडेंट से फर्क ही नहीं पड़ता, पहले हुआ करता था, पहले फर्क पड़ता था। तो सर पहले जब फर्क पड़ता था ना, तो इन्होंने रेसिडेंट का डेफिनेशन रखा था कि रेसिडेंट मतलब क्या। रेसिडेंट मतलब वो बंदा जो इंडिया में 120 दिन या उससे ज्यादा रहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। जब पहले रेसिडेंट होने या नहीं होने से फर्क पड़ता था ना, तो इन्होंने रेसिडेंट क्या होता है वो डिफाइन किया था। अब इन्होंने बोला फर्क ही नहीं पड़ता, पर फिर भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो लिखने के लिए इन्होंने क्या लिखा है सर, 120 दिन या उससे ज्यादा अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहते हो तो आपको रेसिडेंट कहा जाएगा। मुक्ता बेटा डाउट नहीं बेटा, यहां पे मुक्ता बेटा यहां डाउट नहीं चल रहा है बेटा, प्लीज आप लिख के रख लो, मेरे को बाद में पूछ लेना। सेक्शन 8, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो करेक्ट कर दो, डाउट्स नहीं बेटा। ये सेक्शन 8 कंपनी फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। सर सुनो, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो प्रॉफिट कमाना उसका इंटेंशन नहीं है, प्रॉफिट को अपने ही ऑब्जेक्ट्स के अप्लाई कर देती है और डिविडेंड अगर डिक्लेयर नहीं करती है तो उसको कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। अब मेरी बात सुनो, सेक्शन 8 कंपनीज के केस में क्या कहता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सैटिस्फाइड है कि ये तीनों कंडीशन मीट हो रही है तो वो आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देगी। बट सेक्शन 8 कंपनी हमेशा लिमिटेड कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी हमेशा लिमिटेड कंपनी होती है। क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए सर आपकी कंपनी का? आप 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या करोगे, आप रिसर्च करते हो कि भाई मैं क्या एजुकेशन करूंगा। आप 12th के बाद क्या करते हो, मैंने क्लास में आपको कैसे याद किया था, आप 12th में के बाद क्या करते हो, रिसर्च करते हो कि तुमको एजुकेशन में जाना है कि स्पोर्ट्स में जाना है कि बाकी चीजें करनी है। अगर एजुकेशन में जाना है तो आप देखते हो कॉमर्स करना है, आर्ट्स करना है, साइंस करना है, कॉमर्स करना है, आर्ट्स करना है, साइंस करना है। और अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स देखते हो, लेकिन उसके अलावा मतलब क्या आप दान धर्म करने जाते हो तो उसमें आप रिलीजियन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारी अदर चीजें देखते हो। ये अगर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेटिस्फाई हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट है इन चीजों को प्रमोट करना और आप अपने प्रॉफिट्स को अपने ही ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप प्रोहिबिट करोगे डिविडेंड का पेमेंट, आप अपने मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं दोगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस इशू करेगी सेक्शन 8 कंपनी का, जिसके बाद आप एक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हो जाओगे। सर सेक्शन 8 कंपनी को वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड क्या लगाना पड़ता है? प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे कि सिर्फ लिमिटेड लगाओगे? सर लॉ कहता है आपको कोई भी वर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो आपको कोई भी वर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा, पर आप होगे लिमिटेड कंपनी, आपको सारे प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस लिमिटेड कंपनी वाले होंगे। सर मेरा सवाल एक है, एक नॉर्मल कंपनी में, एक नॉर्मल कंपनी में क्या एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है? Can a partnership firm become a member in a normal company? Law says no boss. The firm is not a separate person. तो firm एक अलग से नहीं बन सकती। पर
पर जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है ना, तो सेक्शन 8 कंपनी में जो फर्म्स होते हैं वो मेंबर बन सकते हैं, इन्होंने अलग से लिखा है। उसके बाद सर सुनो, सेक्शन 8 कंपनी में इन्होंने दो कंडीशन लगाया है कि तुम अगर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना चाहते हो ना, तो तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही तो तुमको लाइसेंस दिया है। अब तुम अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, कुछ और चेंज कर रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर तुम कन्वर्ट होना चाहते हो किसी और तरह की कंपनी में, तो तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। दो तरह के अप्रूवल की बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा अगर आप अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को ऑल्टर करना चाहते हो, और स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा अगर आप अपने आप को कन्वर्ट करवाना चाहते हो। ये दो तरह का प्रोविजन है सर। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अगर आप को जिस बेसिस पे, अगर आप तीन चीज करते हो, अगर आप इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, या जिस ग्राउंड्स पे आपको लाइसेंस दिया है, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइसेंस दिया है उसका कॉन्ट्रावेंशन करते हो, या किसी भी तरीके से अपने अफेयर्स को फ्रॉडलेंटली कंडक्ट करते हो या प्रेजुडिस टू पब्लिक इंटरेस्ट में कंडक्ट करते हो, तीन चीजें अगर आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन, टर्म्स एंड कंडीशंस का कॉन्ट्रावेंशन, या अगर आप अपना अफेयर फ्रॉडलेंटली कर रहे हो। सर कोई भी अफेयर करता है इंसान तो फ्रॉड ही होता है ना। अरे वो अफेयर नहीं नालायक, अफेयर मतलब काम। जो तुम अफेयर करते हो वो अफेयर नहीं, अफेयर मतलब काम। अगर तुम्हारा अफेयर फ्रॉडलेंटली हो रहा है, या अगर तुम प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, तो क्या होगा सर? कंपनी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, आपके लाइसेंस को रिवोक कर देगा। अब सर ध्यान से सुनो, आपके लाइसेंस को रिवोक कर देगा। रिवोक करने से क्या होगा? अब आप लिमिटेड कंपनी तो हो, अब आप पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड बनोगे, तो वो बोलेगा कन्वर्ट कर भाई अपने आप को, और जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपके नाम में आपको पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके रजिस्ट्रार को बता देना कि मैं कन्वर्ट हो गया हूं, मेरे नाम में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज ऐड हो गया है। मैं पब्लिक लिमिटेड कह रहा हूं, आई मीन टू से प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड, ये जाकर के आप रजिस्ट्रार को बता देना, और रजिस्ट्रार आपको उस तरीके से रजिस्टर कर लेगी। उसके बाद और चीजें होगी सर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइसेंस रिवोक करते वक्त ये लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में कि तुमको वाइंड अप कर देना चाहिए, अमैलगमेट कर देना चाहिए, कि भाई नाम चेंज करना छोड़, इसको तो बंद ही कर देते हैं, तो वो आपको या तो वाइंड अप कर देगा या अमैलगमेट कर देगा। अमैलगमेट मतलब क्या? एक सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी के साथ आपको जाकर के मर्ज कर देगा, मिला देगा। या वाइंडिंग अप मतलब क्या? आपकी कंपनी के सारे एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटी को पे ऑफ करके खत्म कर देगा। अमैलगमेट जब करेगा ना, एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, राइट्स एज डिफाइंड बाय सीजी, मतलब कोई ऐसे सेक्शन 8 कंपनी के साथ करेगा जिसके सिमिलर राइट्स और राइट्स और ये है। जब वाइंडिंग अप कर रहे हैं ना, या तो वाइंडिंग अप कर रहे हैं या अमैलगमेट कर रहे हैं। अगर वाइंडिंग अप कर रहे हैं ना, तो कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ सरप्लस असेट्स हो जाते हैं। सरप्लस असेट्स मतलब क्या? सारी लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद भी कुछ असेट्स बच गए। तो जो असेट बचेंगे ना, उसका दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रांसफर कर दो उसको किसी सेक्शन 8 कंपनी के पास जिसके पास सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो आप ट्रांसफर कर दो, या आप क्या करो, उन असेट्स को सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर लो, और वो कैश को ले जाकर के एक फंड में जमा कर दो, जिसको हम प्यार से तो कहते ही नहीं है, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड जो आपके इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में फॉर्म होता है। सर जस्ट टू क्लैरिफाई, क्या हो रहा है, आपकी कंपनी अगर कुछ भी गलत करती है, तीन चीजें गलत कर रही है। तीन चीजें क्या गलत कर रही है? या तो आपने कॉन्ट्रावेंशन किया सेक्शन का, या तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पे लाइसेंस इशू हुए थे उसका कॉन्ट्रावेंशन किया, या अगर आपने जो अफेयर्स अपना कंडक्ट किया है वो फ्रॉडलेंटली कंडक्ट किया है या नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट है, तो आपका लाइसेंस रिवोक होगा और आप कन्वर्ट हो जाओगे। अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे हो तो आपका वाइंडिंग अप हो जाएगा या अमैलगमेशन हो जाएगा। अमैलगमेशन किसके साथ होगा सर? सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी के साथ होगा। वाइंडिंग अप अगर हो रहा है तो उसमें अगर सरप्लस असेट्स आपके पास है तो सरप्लस का दो चीज होगा, या तो सरप्लस सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस इतना ही प्रोविजन है सर। फिर मैंने कहा सेक्शन 8 कंपनी शैल अमैलगमेट ओनली विद अदर सेक्शन 8 कंपनी। अगर तुम कभी मेल मिलाप करने का सोच भी रहे हो ना, तुम अगर मिलने का सोच भी रहे हो ना, तो अपने बराबर के लोगों से मिलो, सेक्शन 8 कंपनी से मिलो। समझ आ रहा है? इंडिया है। उसके बाद सर पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन, यहां पे मैंने पूरा बेर एक्ट लिखा है, नीचे मैंने पूरा आपको समरी डाल के दिया है। क्या कॉन्ट्रावेंशन सर? अगर आपने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर को भी पेनल्टी लगेगी। मिनिमम 10 लाख से 1 करोड़, मिनिमम 10 लाख से 1 करोड़, और यहां पे तो रेंज ही अलग है भाई, मिनिमम 25,000 से 25 लाख, 25,000 से 25 लाख। लेकिन अगर आपका इंटेंशन किसी को फ्रॉड करने का था ना, तो आप सेक्शन 447 में भी लायबल हो जाओगे। उसके बाद सर मैंने लिखा है सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या एग्जेम्पशन है। मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या सेक्शन 8 कंपनी एक अनलिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो सकती है? क्या सेक्शन 8 कंपनी एक अनलिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो सकती है? नहीं सर, सेक्शन 8 कंपनी हमेशा एक लिमिटेड कंपनी ही होती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। सेक्शन 9 में मैंने आपको क्या बताया था सर? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको ये क्लास में ढंग से नहीं पढ़ाया था, तो मैं एक बार आपको यहां पे रीड करवा देता हूं, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका एक ही निकल के आना है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन से आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखा हुआ है, एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी
a body corporate by the name contained in the memorandum capable of exercising all the functions of the incorporated company। मतलब सर बेसिकली ये बोल रहा है जिस दिन से तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है ना, कौन से दिन से, जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट है उस दिन से आपकी कंपनी एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, उसका एक अलग एंटिटी है, वो उसका सारा पावर है, उसका परपेचुअल सक्सेशन है और उसका पावर है प्रॉपर्टी होल्ड करना, मूवेबल, इनमूवेबल, इंटेंजिबल, कॉन्ट्रैक्ट करना, सू करना और सू होना। मतलब बेसिकली सर एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। वो तो बता रहे आज से तुम्हारा इजाद हुआ है, आज से तुम जन्म हुए हो, आज से तुम कंपनी बने हो। उसके बाद सर 4 अलग अलग केस लॉज हैं जो वही चीज बता रहे हैं कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है, कंपनी का अलग एग्जिस्टेंस है, कंपनी के अलग पावर्स है, कंपनी के वही चीजें ये लोग चारों चीजें बता रहे हैं। एक बार रीड कर लेना सर। जैसे मैं आपको एक सैंपल के तौर पे थर्ड वाला रीड करवा के दे देता हूं, नहीं फर्स्ट वाला। फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी बिकम सेपरेट लीगल पर्सन फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स एंड देयरफॉर कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एज एविडेंस बाय एमओए एओए। एक और चीज बता देता हूं, कंपनी तो बन जाती है लेकिन जिस दिन आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है ना, उस दिन मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक बाइंडिंग अग्रीमेंट बन जाता है। मतलब कंपनी मेंबर्स जो है वो कंपनी की तरफ रिस्पॉन्सिबल है और कंपनी जो है मेंबर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग लोग लेकिन रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे की तरफ। लेकिन सर कभी भी समझना, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना तो मेंबर्स एक दूसरे की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। मतलब मैं अगर रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा हूं, तुम भी रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखे हो, तो मेरा और रिलायंस के बीच में कोई बात है, तेरे और मेरे बीच में कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेंबर्स आपस में कभी बाइंड नहीं होते। ये पूरे सेक्शन का मतलब था सर, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला, इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ये मेमोरेंडम। सेक्शन 4 मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या है सर? सेक्शन 4 मेमोरेंडम ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, ये बेस डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आते हैं। इसके पहले सेक्शन 4 में मेमोरेंडम को याद करने के पहले हम याद करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 399। हम याद करते हैं सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट अगर तुम रजिस्ट्रार को देते हो ना तो वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। और ये जो मेमोरेंडम है ना तुम्हारा, ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या? जो चाहे देख सकता है। ये किसी का नहीं है, ये सबका है। ये एक जन का नहीं होके रह सकता, इसको सबका होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये, अरे मैं मेमोरेंडम की बात कर रहा हूं, सोच तुम्हारी, मेमोरेंडम की बात कर रहा हूं। मेमोरेंडम जो है ना, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक नॉलेज में है, सबको पता है, ऐसा माना जाएगा। कल को अगर तुमने मेमोरेंडम में कुछ लिखा है और सामने वाले ने बोला अरे मेमोरेंडम में लिखा था क्या, कौन पढ़ेगा इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, बोले हमको नहीं पता, इट विल बी डीम्ड दैट अ पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी हैज नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तुम कल को ये नहीं बोल सकते अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, अगर वो मेमोरेंडम में लिखा है तो। अब सर अगर आपने मेमोरेंडम में जो लिखा है वो काम नहीं किया या उसके ऑब्जेक्ट्स के बाहर जाके अगर कोई काम किया तो उसको कहा जाएगा अल्ट्रा वायरस एक्ट, उस पे अपन आते हैं। पर सर ये जो मैंने तुमको सेक्शन 399 बोला ना, पब्लिक नोटिस, इसमें एक डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन सर एक बार सेक्शन 4 का लीगल प्रोविजन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 4 सबसे पहले कहता है कि मेमोरेंडम में कौन कौन से क्लॉज होंगे। मेमोरेंडम में 6 चीजें होंगी सर, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आपको रिलायंस का मेमोरेंडम दिखाया था, क्या चीजें लिखी होती है मेमोरेंडम में? लिखा होता है the name of the company, the name of the company, name of the company, the name of the company will be Reliance Textile Industries Limited. दूसरा, the state in which the registered office of the company would be situated or is situated. तीसरा, आपको कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा and the matters incidental thereto. चौथा, आपको अपने मेंबर्स के लायबिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा कि आपकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो कितनी लायबिलिटी है वो तो भी बताओ। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लिखो अप टू द अनपेड अमाउंट्स ऑन द शेयर्स। अगर आपकी लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिखो कितना अमाउंट का आप गारंटी दे रहे हो, पर जो भी लायबिलिटी है उसको वहां पे लिखो। उसके बाद सर आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में भी लिखोगे, पूरा अमाउंट लिखोगे और उसको फिर ब्रेक करोगे नंबर ऑफ शेयर्स में और नंबर ऑफ अमाउंट पर शेयर में, उसके बारे में भी आप लिखोगे। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में भी लिखना। और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उस मेंबर के बारे में, उस पर्सन के बारे में लिखना जो आपके ओरिजिनल मेंबर के डेथ या इनकैपेसिटेट होने पे जो मेंबर बन जाएगा उसका भी नाम लिखना। ये 6 क्लॉज आपके आते हैं। सर मैंने क्या कहा, मैं एक बार आंख बंद करके याद कर रहा हूं। एक तो नेम क्लॉज हो गया, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, चौथा लायबिलिटी क्लॉज हो गया, पांचवा ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज हो गया, 6th वाला क्या हो गया आपका सबसे नॉमिनी क्लॉज हो गया। तो सर 6 का कुछ ऐसा समरी वमरी कुछ बना, अरे क्यों बनाना है, क्या डिफिकल्टी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का तुमको मैंने एमओए याद दिखाया था, मेरे दिमाग के सामने आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टेट आपका कहां पे था बताओ कहां पे स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस था? सर पहले कर्नाटका था, बाद में ये लोग महाराष्ट्र में मूव हो गए और स्टेट लिखते हैं, सिटी नहीं। मुंबई,
पुणे ये नहीं लिखना होता, ये लोग क्या लिखते हैं, महाराष्ट्र लिखते हैं। सर ये क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि भाई अगर कल को एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया ना तो तुमको यही सुन करके याद आएगा कि सर ने क्लास में बताया था कि मुंबई नहीं लिखना, महाराष्ट्र लिखना। क्यों? क्योंकि स्टेट लिखते हो आप, सिटी नहीं लिखते हो। उसके बाद सर हम नेम क्लॉज को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब आप नेम क्लॉज की बात करते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट नेम क्लॉज हो जाता है जो मेमोरेंडम में आप कंपनी का नाम डिसाइड कर रहे हो ना, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सबसे पहला वो नाम आइडेंटिटी शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल्स टू नियरली टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जैसे कि रिलायंस है, तो मैं रिलायंस जैसे कि अपन एडिडास का एबिबास बनाते हैं, नहीं भाई मत बना। इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और क्लोजली रिजेंबल्स। दूसरा, इट शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हो स्लीपर सेल्स लिमिटेड, अरे ये ऑफेंस हो सकता है भाई, तुमको नहीं पता, तुमको क्यों पंगा लेना है। और तीसरा, इट इज अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल अभी कौन डिसाइड करेगा सर अनडिजायरेबल है? इसको डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी, एक तो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, दूसरा ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, और तीसरा शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द नेम ऑफ दी अनडिजायरेबल इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मर्डर लिमिटेड। करेक्ट, ये मैंने क्लास में तुमको बोला था। उसके बाद सर इन्होंने दो और कंडीशन डाले, भैया हम ना बहुत सारे नाम प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर वो नाम तुम यूज करना चाहते हो ना तो तुमको अप्रूवल लगेगा। हम बहुत सारे नाम प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर वो नाम तुम यूज करना चाहते हो तो तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। उसके अलावा हम ना अगर तुम कोई ऐसा नाम यूज करना चाहते हो जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का तुम पे पैट्रोनेज दिखता है, तुम पे सपोर्ट दिखते हैं, तुम कंपनी का नाम बना रहे हो अमित शाह की कंपनी है क्या, नहीं ना, तो इस तरह का अगर तुम नाम कोई बना रहे हो तो तुमको जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या नाम प्रिस्क्राइब किया है सर? बहुत सारे नाम है, बोर्ड, यूनियन, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो, नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति, पीएम, सीएम। क्या सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नाम बताओ जो प्रिस्क्राइब हुआ है? तो अगर आएगा ना तो तुम एग्जामिनर को लिख के आना, तू लिख के बता, तू लिख के बता, आता है तो तेरे को क्या रट्टा मारे बस, रट्टा मारे बस। नहीं सर एक बार नाम रीड कर लो, नाम रीड कर लो, दिमाग में ऐसे ही छप जाएगा। अच्छा क्या नाम है? बोर्ड, यूनियन, ऐसे ही आराम से याद कर लो सर, कुछ नहीं, जितना दिमाग में चले जाए। बोर्ड, यूनियन, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो। फेडरल ब्यूरो तो एक वर्ड हो गया, ठीक है। नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, मतलब सारे बड़े बड़े लोग। अथॉरिटी, म्युनिसिपल, पंचायत, कमीशन, अंडरटेकिंग, ठीक है। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, कोर्ट और जुडिशरी स्टैट्यूट, मतलब एक वर्ड भी याद नहीं होना इसका तो। डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और द लाइक्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। इस तरह की चीजें अगर आ जाए, इस तरह की चीजें अगर आप अपने बुक में, अगर आप अपने कंपनी के नाम में यूज करना चाहते हो तो बेटा एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लेना। या तुम अपने वर्ड में यूज करना चाहते हो इंडिया, भारत, भारत पे, इस तरह का नाम अगर यूज करना चाहते हो तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। उसके अलावा सर इन्होंने कहा अगर तुमको एक सिचुएशन पे ना रेगुलेटर की भी बात की, क्या कहा? अगर तुम अपने नाम में यूज कर रहे हो वर्ड इंश्योरेंस, या तुम यूज कर रहे हो वर्ड बैंक, या तुम यूज कर रहे हो वर्ड म्यूचुअल फंड, तो जो भी आपके रेस्पेक्टिव रेगुलेटर है ना, उन्होंने जो भी रूल्स बनाए हैं उसका आपने कंप्लायंस कर लिया, ऐसा एक डिक्लेरेशन दे दो। अगर आपको इंश्योरेंस वर्ड यूज करना है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भी रेगुलेशंस बनाए हैं तुमने उसका कंप्लायंस कर लिया, ऐसा डिक्लेरेशन दे दो। कब दोगे? जब आप आरओसी के पास जा रहे हो नाम रखवाने के लिए। अब सर मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूं, गवर्नमेंट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड कुछ भी नहीं यूज करना पड़ता है, जिससे सेक्शन 8 कंपनी है। 1% कंपनी के केस में आप ब्रैकेट में लिखते हो ओपीसी और ब्रैकेट खत्म होने के बाद आप लिखते हो प्राइवेट लिमिटेड। मतलब अगर श्रीराम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है तो आप लिखोगे श्रीराम, ब्रैकेट में लिखोगे ओपीसी, फिर आगे लिखोगे प्राइवेट लिमिटेड। अब सर ये तो हो गया नाम का। नाम का आपने बोला आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, और अगर स्पेसिफिक वर्ड्स है तो सीजी का अप्रूवल ले लेना, और भी ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स है तो रेगुलेटर का भी जो कंसेंट है वो ले लिया है, डिक्लेरेशन ऐसा दे देना। अब सर एक बात बताओ, नाम तो मैंने सोच लिया, मैंने नाम सोचा मन में रैंडम कुछ भी, टपरवेयर, मैंने नाम सोचा टपरवेयर, मैंने पपरवेयर कर दिया। मैंने बोला कोई रिजेंबल नहीं होगा एग्जिस्टिंग कंपनी से, मैंने कहा पपरवेयर। तो ये जो नाम है ये मैं कैसे रिजर्व करवाऊंगा? तो लॉ कहता है देख नाम की जरूरत दो लोगों को पड़ सकती है, एक तो नई कंपनी को और एक एग्जिस्टिंग कंपनी को जिसको अपना नाम चेंज करना है। जिसको भी नाम की जरूरत है ना, तुम एप्लीकेशन दोगे रजिस्ट्रार को कि मेरे को ये नाम रिजर्व करना है। एप्लीकेशन देने के दो तरीके हैं, या तो तुम स्पाइस प्लस फॉर्म भर दो, स्पाइस तीखा वाला नहीं भाई, एक स्पाइस फॉर्म है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ई छोटा लिखते हैं, तो स्पाइस प्लस फॉर्म है, उसमें या तो एप्लीकेशन दे दो या रन फॉर्म, रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म है, ये दोनों में से कोई भी फॉर्म दे दो जिससे आप रजिस्ट्रार को बोल सकते हो रजिस्ट्रार ये मेरा प्रपोज नाम है पपरवेयर लिमिटेड, ये नाम रिजर्व कर देगा क्या? अब रजिस्ट्रार चेक करेगा और उसको लगता है हाँ ये नाम रिजर्व कर सकते हैं, तो वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए नाम रिजर्व कर देगा। कितने पीरियड के लिए नाम रिजर्व करेगा सर? देखो अगर नई कंपनी आके बोल रही है ना तो सिर्फ 20 दिन के लिए रिजर्व
करेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी आके बोल रही है ना तो वो 60 डेज के लिए रिजर्व करेगा। नई कंपनी बोल रही है तो 20 दिन के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी 60 दिन के लिए। सर इज्जत ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी की होती है, ज्यादा इज्जत एग्जिस्टिंग कंपनी की होती है, क्योंकि वो धंधे में लगा हुआ है तो उसको 60 दिन का टाइम दे सकते हैं। नई कंपनी का भरोसा क्या है, आज आया कल नहीं आया, तो 20 दिन का टाइम है, 20 दिन के अंदर अंदर तू बाकी डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना नाम कंफर्म करवा लियो। अब सर समझो मैंने नाम का एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया और मैंने नाम इशू करवा लिया। अब सर अगर बाद में रजिस्ट्रार को पता चला कि जो नाम है ना ये मैंने गलत या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर के सबमिट करवाया, मान लो पपरवेयर का मैंने उसको एक फेक सर्टिफिकेट दे दिया कि पपरवेयर का नाम मेरे पे ट्रेडमार्क है, मेरे पास इसके राइट्स है, ऐसा मैंने एक फेक सर्टिफिकेट दे दिया रजिस्ट्रार को, तो क्या होगा सर, अगर आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है ना तो वापस 2 क्वेश्चन आएगा, क्या तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कि क्या तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। अगर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो भैया हम कंपनी का नाम जो रिजर्व किया था उसको कैंसिल कर देंगे और एप्लीकेंट पे पेनल्टी लगा देंगे 1 लाख रुपए तक का। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई ना तो तकलीफ है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है ना तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऊब देने के बाद, क्या देने का, ऊब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद 3 चीजें की जा सकती है। सबसे पहले हम तुमको ऑर्डर देंगे अपना नाम बदलो, कितने दिन के अंदर नाम बदलो, 3 महीने के अंदर अंदर नाम बदलो। पर सर नाम बदलने के लिए तो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है ना, बोले ऐसी तैसी स्पेशल रेजोल्यूशन की ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नाम बदलो। दूसरा, अगर नाम नहीं बदलिएगा तो हम आपको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे आपका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से, या तीसरा हम आपको ऑर्डर दे देंगे वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का। तीनों में से कोई भी चीज करेंगे, या तो नाम बदलो बोल देंगे, या तुम्हारा नाम ही हटा देंगे, या तुम्हारा कंपनी का वाइंडिंग अप कर देंगे। ये 3 चीजें मैंने कही, पहला नाम चेंज करो, नाम चेंज करने के लिए ओआर पास करो, 3 महीने के अंदर नाम चेंज करो, स्ट्राइक ऑफ कर देंगे या तुम्हारी कंपनी का वाइंडिंग अप कर देंगे। अगर हमको पता चला कि तुमने नाम गलत इंफॉर्मेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर के रिजर्व करवाया है और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो सीधा काम है नाम हटाओ और उसको पैसा पेनल्टी चार्ज करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब सर इन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार मतलब क्या, जिसके पास आप एप्लीकेशन लेके जाते हो भाई नाम दे देना, तो इन्होंने बोला रजिस्ट्रार थोड़ा ना दिमाग लेके बैठना, ड्यू और रीजनेबल केयर रखना। और जो एक एक्ट है सर, एक एक्ट है एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, ये एक एक्ट है सर, ये एक्ट है जो नाम के बारे में ज्ञान देता है, वो एक्ट का रजिस्ट्रार को नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज होगा तभी ना आपका नाम अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, ऐसा इन्होंने कहा सर। उसके बाद इन्होंने कहा तुम जो मेमोरेंडम बनाओगे वो कौन से फॉर्म में बनाओगे, एबीसीडी फॉर्म में बनाओगे जो आपके शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। आपको पता है ना एबीसीडी किसको एप्लीकेबल होते हैं, मैंने आपको चार्ट बनाया था, नोट्स में अगर बना रखे हो तो खोल लो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। शेयर्स और गारंटी, गारंटी में नीचे डालना विदाउट शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल, और इसमें भी डालना अनलिमिटेड में विदाउट शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल, और एबीसीडी ई डाल देना। मैं आपको स्टूडेंट्स जो क्लास में नोट्स बनाया उसको खोल के देख लो, उसमें लिखवाया है मैंने आपको, ठीक है। अब से मेरी बात सुनो, इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये लाइन तो सर छोड़ ही दो अभी फिलहाल, एक बार मैं ये लाइन आपको समझा देता हूं। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये लाइन वापस से रिपीट होगी। ये कौन से कंपनीज की बात कर रहे हैं सर, जो गारंटी से लिमिटेड है और जिनका शेयर कैपिटल है। ये कह रहे हैं अगर वो कंपनी जो है वो कोई ऐसा प्रोविजन बनाती है जिसमें आपकी कंपनी का प्रॉफिट उन मेंबर्स के पास भी चला जाता है जो एक्चुअली में आपके मेंबर्स नहीं है, तो वो प्रोविजन वॉइड होगा। है, एक बार सुनो, if a company which is limited by guarantee and not having share capital, any provision purporting to give any person a right to participate in the divisible profit of the company otherwise than member shall be void। सर देखो, प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, मेंबर को मिलना चाहिए। सर सुनो, प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, मेंबर को मिलना चाहिए। sorry, not having share capital, correct, not having share capital, I'm so sorry। सुनो सर, गारंटी बाई कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सर मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, मेंबर्स को मिलना चाहिए। अगर आप एक कंपनी हो जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो जिस भी तरीके से मेंबर बन रहे, जो लोग गारंटी दे रहे, वो मेंबर्स को ही प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर मेंबर्स के अलावा आप किसी और को डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो वो जो प्रोविजन है जिससे डिविजिबल प्रॉफिट किसी और को दे रहे हो, वो प्रोविजन वॉइड हो जाएगा। बस कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस एक पॉइंट है जो बार बार रिपीट होता है। अब सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, सुन लो मेरी बात। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है सर, मेमोरेंडम में आप अपने ऑब्जेक्ट्स लिखते हो, ऑब्जेक्ट्स मतलब आपका दायरा, इस दायरे के बाहर जाके कुछ भी काम करोगे वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अब सर सुनो, in case of a company whatever is not stated in the memorandum, the company is prohibited to do such act। अगर वो करती है तो वो डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस हो जाता है। an act which is ultra virus is void and does not bind the company, कंपनी उससे बाइंड नहीं होगी, neither the company nor the contracting party can sue on it। कोई केस नहीं कर सकता, ना कंपनी ना सामने वाला कोई केस नहीं कर सकता। सर अभी अल्ट्रा वायरस मतलब ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा था, वो मेरे को कैसे पता पड़ेगा, अरे सेक्शन 399 है ना,
जो कहते हैं डीम नोटिस, डीम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हमने तो रजिस्ट्रार में सबमिट किया था, तुम वहां से जाकर के देख लो। उसके बाद सर इन्होंने कहा कि कंपनी इसको वैलिड कर देगी इवन इफ द मेंबर्स असेंट टू इट। कंपनी इसको वैलिड नहीं कर सकती अगर भी सारे के सारे मेंबर मान जाए। अल्ट्रा वायरस जो है वो अल्ट्रा वायरस ही रहता है, सारे के सारे मेंबर मान जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। पीवीआर एस क्या है सर? पीवीआरएसपी प्रोहिबिटेड है, अल्ट्रा वायरस नहीं कर सकती। बी वॉइड हो जाएगा। आर आप इसको मेंबर्स इसको रैटिफाई नहीं कर सकते। और एस क्या था? कोई भी सू कर सकता है, इस पे आप सू कर सकते हो या सामने वाला आपको सू कर सकता है। पीवीआरस, ठीक है, पीवीआरस, ठीक है। ये 4 पॉइंट है सर, ये 4 पॉइंट आपके आंसर में दिखना चाहिए। प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते। वॉइड हो जाएगा। आर क्या है? रैटिफाई नहीं कर सकते। और सू क्या है? कोई नहीं सू कर सकता। ये 4 पॉइंट लिख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ बताया, इंपॉर्टेंट केस लॉ बताया था नलायको। इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या? एक तो राजेंद्र नाथ दत्त वर्सेस शैलेंद्र नाथ, एक तो राजेंद्र नाथ दत्त वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी, और दूसरा मैंने हाउस ऑफ द लॉर्ड्स का केस बताया था इन द केस ऑफ एशबेरी रेलवे कैरेजेस वर्सेस रिची। सर ये जो पहला वाला केस है राजेंद्र नाथ दत्त वर्सेस शैलेंद्र नाथ, इसमें यह डिसाइड हुआ था कि भैया अगर तुम इंट्रा वायरस एक्ट कर रहे हो जो कंपनी के अथॉरिटी में है लेकिन डायरेक्टर्स की अथॉरिटी में नहीं था, तो रैटिफाई करके उनको पावर दे सकते हो। अगर कंपनी के पावर में है लेकिन जो पर्सन ने किया वो ऑथराइज नहीं था तो उसको ऑथराइज कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा वायरस एक्ट कभी रैटिफाई नहीं हो सकता। और सर एशबेरी रेलवे एशबेरी कैरेज और रिची के केस में क्या डिसाइड हुआ था कि सर उसमें ये डिसाइड हुआ था, रिची का स्पेलिंग देख लो बेटा स्नेहा, रिची के केस में क्या डिसाइड हुआ था? जो अल्ट्रा वायरस एक्ट होता है वो नल एंड वॉइड होता है। एक कमरे में बैठ के सारे शेयर होल्डर्स भी रैटिफाई कर देना तो भी इनवैलिड होता है। और सर अगर वही कहता है अगर सारे शेयर होल्डर भी रैटिफाई कर दे हमको फर्क नहीं पड़ता। अब सर सुनो, पहले ये बहुत बड़ी बात थी, अब ये फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आजकल तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो 75% लोग अप्रूव करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा इररेलेवेंट हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब सर मेरी बात सुनो, सेक्शन 5 किस बारे में बात करता है सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करता है। बहुत आसानी प्रोविजन है सर। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स मतलब कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट जो आपके कंपनी को कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है, कंपनी कैसे चलेगी उसको रेगुलेट करता है। सर ये जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में डिफाइंड है, पर इसमें वो मैटर्स लिखे होते हैं जो प्रेस्क्राइब होते हैं। उसके ऊपर भी अगर आप चाहो तो कोई मैटर्स लिख सकते हो। सर ये बच्चों वाली बात है, बड़ी बात करो ना, बड़ी बात करो ना, कुछ बड़ी बात करता हूं सुनो। आपके आर्टिकल्स में एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होता है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की जब भी बात करूं तो 3 पॉइंट दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या होता है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या? अगर तुमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दिया तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऑल्टर करने के लिए तुमको मोर रेस्ट्रिक्टिव प्रोसेस यूज करना पड़ेगा एज कंपेयर टू स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में तो 75% से वोट हो जाता है, इसमें क्या होगा? मोर रेस्ट्रिक्टिव प्रोसेस, मतलब 90% हो गया, 100% हो गया, मोर रेस्ट्रिक्टिव प्रोसेस यूज करना पड़ेगा देन दोज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हो गया एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। दूसरा, ये डालते कब है सर? आप 2 सिनेरियो में डाल सकते हो, या तो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त जब एओए बन रहा है तभी डाल दो, या दूसरा आप अगर अमेंडमेंट करके डाल रहे हो ना, तो अगर अमेंडमेंट जो है ना, अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर्स अप्रूव कर रहे हैं, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 75% ऑफ द मेंबर्स, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अमेंडमेंट कर रहे हो। बट ये अमेंडमेंट करने के बाद आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। तो कब डालोगे सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन? या तो फॉर्मेशन के वक्त या अमेंडमेंट करके। अब सर जब भी आप अपने आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन करोगे ना, एक काम कर देना, वो आर्टिकल उठा के आरओसी को बोल देना कि भाई हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला है, हमने एक तरह का ताला लगा दिया, हमने एक तरह का एक और ताला लगा दिया। ताला तो लगा ही रखा था, एसआर पास करना पड़ेगा चेंज करने के लिए, हमने एक और ताला लगा दिया, ये तुम किसको बता देना? रजिस्ट्रार को। 3 चीजें हमेशा याद रखना सर जब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की बात आती है। पहला क्या होता है? मोर रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। दूसरा, कब डालते हो, फॉर्मेशन या बाद में अमेंडमेंट करके। और तीसरा, रजिस्ट्रार को बताना है। बस इतना ही याद रखना। अब सर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो आप फॉर्मेट कौन सा यूज करते हो? जो आपके शेड्यूल 1 में टेबल FGHIJ है। आपको पता है कि मैं कहे FGHIJ रहा हूं पर मेरा मतलब है FHGIJ नहीं, FHGJI। मैं कहे FGHIJ कर रहा हूं पर मेरा जो चार्ट था उसमें क्या है? FHGJI। ठीक है। अब सर करेक्ट। अब मेरी बात सुनो। उसके बाद सर बस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है सर? सुनो, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो बाहर वाले लोग हैं ना, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, यू कैन नॉट अज्यूम देम टू हैव नॉलेज ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। द एक्सटर्नल पीपल कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। CJ एंड DJ हट। सुनो, cannot be assumed to have
नॉलेज ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब सर सुनो, ये जो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको कंपनी को ये आके बार बार नहीं पूछना चाहिए कि भाई तुमने मीटिंग बुलाई क्या, तुमने मीटिंग प्रॉपर्ली होल्ड की क्या, रेजोल्यूशन प्रॉपर्ली फाइल हुआ क्या। नहीं, आप ये अज्यूम कर सकते हो कि अगर कंपनी कोई डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल कर रहा है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने चीजें कर दी है, तो उसने चीजें कर दी है। सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ना, ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको बचाता है? अंदर के लोगों को बचाता है। किसको बचाता है? अंदर के लोगों को बचाता है, कंपनी को बचाता है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है बाहर के लोगों को बचाता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। दिस डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स and states that people are entitled to presume that internal proceedings are as per the document submitted to ROC। जो तुमने डॉक्यूमेंट आरओसी को दिया है उसके हिसाब से आपके इंटरनल प्रोसीडिंग्स हो गए हैं। अब सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में फर्क क्या है ये तो बताओ। इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सर पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया था, फिर उसके बाद एक्सेप्शन के तौर पे इंडोर मैनेजमेंट आया। दोनों किसको प्रोटेक्ट करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब सर बेसिस क्या है इंडोर मैनेजमेंट का? क्यों बना बेसिस इंडोर मैनेजमेंट? क्यों बना इंडोर मैनेजमेंट? क्योंकि ये कहता है कि जो इंटरनल, व्हाट इज इंटरनल टू द कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो पब्लिक को नहीं पता, और अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं बनाते ना, तो कंपनी जो है वो अपने क्रेडिटर्स को एस्केप कर जाती। कैसे एस्केप कर जाती सर? कैसे एस्केप कर जाती? क्या करती? कंपनी का डायरेक्टर एक जाकर के बाहर से लोन ले लेता और फिर कंपनी कहती कि ये तो डायरेक्टर ऑथराइज्ड ही नहीं था, हमको नहीं पता। अरे कैसे ऑथराइज्ड नहीं था? हमको क्या पता? हमको थोड़ी पता है कौन ऑथराइज्ड है नहीं ऑथराइज्ड। अगर वो एक्ट कर रहे हैं तो वो कर रहे, वो मतलब बिहाफ में कंपनी का एक्ट कर रहे हैं। अब सर लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट। 3 केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। पहला, अगर नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी थी, मतलब क्या आपको पता था गड़बड़ है फिर भी आप काम कर रहे हो, तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, नेग्लिजेंस, मतलब आप थोड़ा सा और एफर्ट मारते ना तो आपको सब कुछ सच सच पता चल जाता, पर आपने वो एफर्ट ही नहीं मारा। आपने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ना, बचा लेगा, तो लॉ ने कहा नहीं भाई ये नेग्लिजेंस है, हम नहीं बचाएंगे। तीसरा, फोर्जरी। फोर्जरी के केस में लॉ हाथ खड़ा कर देता है, बोलता है इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। फोर्जरी क्या होता है सर? फोर्जरी, कोई भी चीज फोर्जरी होती है ना तो एक्ट, लॉ पीछे आ जाता है, वो एक्ट वॉइड हो जाता है। तो सर नो एक्शन, nothing can validate a forgery, a company can never be held bound for forgeries committed by its officer। समझे क्या सर? हाँ सर, तो सेक्शन 4 हो गया मेमोरेंडम, सेक्शन 5 हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 6 क्या है? सेक्शन 6 कहता है एक्ट टू ओवरराइड आर्टिकल्स और मेमोरेंडम। सर एक्ट 4 चीजों को ओवरराइड करता है, आर्टिकल, मेमोरेंडम, रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट्स। और सर सुनो ना एक्ट 4 चीजों को ओवरराइड करता है, रेजोल्यूशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, रेजोल्यूशंस, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन हो गया, और अग्रीमेंट, चारों चीजों को ओवरराइड करता है। और अगर कोई ऐसा प्रोविजन तुमने ये चारों चीजों में डाला है जो एक्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये चारों प्रोविजन वॉइड हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोविजन डाला है जो एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये प्रोविजन वॉइड हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। सर अब सेक्शन 10, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये वही चीज है जो, ओके बेटा ओके, नहीं पूछा तुमसे, सो जाओ शांत। सुनो सर, सुनो सेक्शन 10 सुन लो, बच्चों वाला सेक्शन है बेटा, सुन लो। सेक्शन 10 क्या है? इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। जब आपने आर्टिकल्स बना लिया, मेमोरेंडम बना लिया, उससे क्या होता है सर? जब आर्टिकल्स और मेमोरेंडम बन जाता है ना, तो कंपनी और मेंबर एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं। कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू द मेंबर्स, मेंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी, बट मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इंटर से, एक दूसरे से मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या लिखा है सर? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर करवा ले तो ना, बाइंड्स द कंपनी एंड द मेंबर्स thereof to the same extent as respectively signed by them and contain covenants on it and his part to observe all the provision of memorandum। मतलब सर दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं मेमोरेंडम के प्रोविजन को ऑब्जर्व करने के लिए। अब सर सुनो, ऑल मनीज पेबल बाय द मेंबर टू द कंपनी अंडर मेमोरेंडम शैल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। मतलब सर जो भी पैसा मेंबर को कंपनी को देना है, मतलब क्या मेंबर ने बोला मैं शेयर खरीदूंगा, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए अभी दे रहा हूं, 5 रुपए बाद में दूंगा, तो जो 5 रुपए बाद में देना है ना, उसको हम डेट मानेंगे, हम बोलेंगे हमको तेरे से रिसीवेबल है। कंपनी कैन रिकवर कॉल्स इन एरियर्स एज इफ इट इज अ लोन रिकवरी। जैसे तुम तकादा करते हो ना, गला पकड़ करके पैसे निकलवा सकते हो, वैसा निकलवा सकते हो। कंपनी इज लायबल टू मेंबर्स एंड वाइसा वर्सा, बट मेंबर्स आर नॉट लायबल इंटर से, मेंबर्स आर नॉट लायबल इंटर से। ये हो गया सर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के बाद 10A 11 10A और 12 है, लेकिन हम आ जाते हैं एक बार सेक्शन 13 पे, क्योंकि सेक्शन 13 क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। सर क्या मस्त प्रोविजन है सर, बहुत आसान है। एक बार रुक जाओ, मैं आपको मेरे समरी नोट्स में जहां पे लिखवाया था वहां से याद करवाने की कोशिश करता हूं, तो ज्यादा बेटर याद होगा आपको। हाँ सर सुनो,
ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में मैं क्या कह रहा था, सेक्शन 13 है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, जो कहता है मेमोरेंडम ऑल्टर कर रहे हैं ना तो दो चीज करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना और सेक्शन का कंप्लाइंस करना। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना और सेक्शन में जो लिखा है कंप्लाइंस करना। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है ना वो उठा करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेज देना। अब सर सेक्शन में क्या लिखा है, एडिशनल चीजें लिखी है, जैसे कि आप अपने नेम क्लॉज का चेंज कर रहे हो, नेम क्लॉज चेंज कर रहे हो, आप जोमेटो से टोमेटो लिमिटेड कर रहे हो, तो अगर आप अपना नेम क्लॉज को चेंज कर रहे हो ना तो सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों सर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, क्योंकि आपको देखना है आइडेंटिकल, ऑफेंसिव, अनडिजायरेबल और वो वर्ड्स वगैरह नहीं है, तो सीजी का अप्रूवल लेना। पर सर सीजी मतलब क्या, नरेंद्र मोदी जी देंगे क्या? नहीं, उन्होंने ये पावर डेलीगेट कर दिया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना कि भाई मेरे को अपना नाम चेंज करना है, वो आपको अप्रूवल देगा। पर सर अप्रूवल नहीं मांगना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी कन्वर्ट हो रही है और कन्वर्जन की वजह से या तो प्राइवेट वर्ड ऐड कर रहे हो या प्राइवेट वर्ड डिलीट कर रहे हो, या तो ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है ना तो उसके लिए आपको अलग से नेम चेंज का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। अब सर जब आपने अप्रूवल ले लिया नेम चेंज का, उसके बाद आप रजिस्ट्रार को जाके बोलोगे मैं अपना नेम चेंज करना चाहता हूं, और रजिस्ट्रार आपको नए नाम से फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। रजिस्ट्रार आपको नए नाम से फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको नया अपडेटेड नाम दिखेगा। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया उस दिन से नाम चेंज को इफेक्टिव माना जाएगा। ये आपके नेम क्लॉज का प्रोविजन था सर। अब रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोविजन आपको सेक्शन 12 के साथ जोड़ के पढ़ना है, वो मैं आपको सेक्शन 12 में पढ़ाऊंगा। अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। स्टेट चेंज कर रहे हो, अगर आप कर्नाटका से महाराष्ट्र जा रहे हो जैसे कि रिलायंस गया था, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कौन देगा, नरेंद्र मोदी? नहीं, उन्होंने ये पावर डेलीगेट कर दिया रीजनल डायरेक्टर्स को। कितने रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं? 7 7 7। अरे वो मोनिका वाला 7 नहीं सर। कौन मोनिका? फ्रेंड्स देखा है? नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, वापस वापस। सर 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। आप वो रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे, रीजनल डायरेक्टर को कहोगे हे रीजनल डायरेक्टर मैं कर्नाटका से महाराष्ट्र शिफ्ट होना चाहता हूं, रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल दे देगा। सर रीजनल डायरेक्टर जैसे ही आपको अप्रूवल देगा ना, आप दो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस भेजोगे। एक तो वो स्टेट जहां से आप शिफ्ट हो रहे हो और एक स्टेट जहां पे शिफ्ट होकर के जा रहे हो, मतलब कर्नाटका से उठ के महाराष्ट्र जा रहे हो, तो कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों के आरओसी को आप क्या भेजोगे, नोटिस भेजोगे कि मैं कर्नाटका से उठ के महाराष्ट्र जा रहा हूं। और जो डेस्टिनेशन स्टेट है, जो फाइनल स्टेट है, वो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। लेकिन सर एक बात समझो, जब आप रीजनल डायरेक्टर के पास अप्रूवल के लिए जा रहे हो ना, तो रीजनल डायरेक्टर क्या देखेगा कि भाई कर्नाटका से महाराष्ट्र उठ के जा रहा है, तो तू कहीं किसी लोगों का पैसा खा के तो नहीं भग रहा है। तो वो क्या करेगा, आपको एक तो 60 दिन के अंदर उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। अगर वो अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है ना, तो डिसीजन बनाने के लिए वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है। जैसे कि वो आपको बोल सकता है कि अपने क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर का या किसी भी और पर्सन का कंसेंट लेटर ला करके दे। दूसरा वो ये बोल सकता है कि कंसेंट लेटर नहीं छोड़, तू मेरे को ये बता क्या प्रोविजन बना रखा है तुमने उसके डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, या तीसरा बता कौन सा सिक्योरिटी तूने अलग से रखा है उनके डेट को डिस्चार्ज करने के लिए। ये सारी चीजों में से ये सारी चीजें जो है आपसे मांग सकता है, चाहे अगर तो कौन, रीजनल डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि आप अपना स्टेट चेंज कर रहे हो, और जब उसका अप्रूवल मिल जाए तो रजिस्ट्रार के पास जाकर के क्या करवा लो, अप्रूवल करवा लो। अब सर ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात आती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में दो तरह की बात आती है, एक तो नॉर्मल मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, दूसरा अगर आपने पब्लिक से पैसा उठाया था, वेयर अ कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। आज तुमको कितना जोर से समझ आ रहा है, नहीं? वेयर अ कंपनी हैज रेज्ड मनी बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर and a part of such money is still unutilized, then in that case the company will have to pass a special resolution. Special resolution पास करने के लिए जो डिटेल्स है स्पेशल रेजोल्यूशन का, उसको आपको पहले छापना पड़ेगा, एक तो न्यूज़पेपर में और दूसरा वेबसाइट में। और न्यूज़पेपर कौन सा सर? इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। और इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कहां का? जो स्टेट पे तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, वहां के सर्कुलेशन में जो न्यूज़पेपर है उनमें छाप देना, और दूसरा अपने वेबसाइट में छाप देना, और जस्टिफिकेशन देना कि मैं जो ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, पहले मैं खाना बेच रहा था, अब मैं मास्क बना रहा हूं, तो ये जो मैं चेंज कर रहा हूं ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसका रीजंस और जस्टिफिकेशन देना। अब सर इसमें कुछ नाराज फूफा होते हैं। नाराज फूफा मतलब कौन? डिसेंटिंग शेयर होल्डर होते हैं। तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको एग्जिट ऑफर देना। एग्जिट ऑफर मतलब क्या? अरे डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑफर देना मतलब क्या कि भाई निकल, ये ले पैसे और निकल। कौन देगा ये एग्जिट ऑफर? प्रमोटर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। और क्या प्राइस पे देंगे? वो प्राइस जो सेबी रेगुलेशन ने बता रखा है। ये प्रोविजन था सर अगर आप अपने प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। ये सेम पॉइंट आपके चैप्टर 3 में रिपीट होता है। अगर उसके अलावा मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंज कर रहे हो ना, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल बनाओ, उसको आरओसी के पास फाइल करो, आरओसी उसको रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। जिस दिन सर्टिफिकेट इशू करेगा उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका प्रोविजन था सेक्शन 13 का। मैं देख लेता हूं कोई पॉइंट मिस हुआ है तो मैं आपको यहां से बता देता हूं। ओह सॉलिड
सर ये वापस से वही पॉइंट है कि लिमिटेड, एक कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, वो अपने डिविजिबल प्रॉफिट्स नॉन मेंबर्स में ना बांटे, वो अपने डिविजिबल प्रॉफिट नॉन मेंबर्स में ना बांटे। सर ये समरी है जो आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिया है, मैंने इसको बहुत क्लीन अप करके डाल दिया है, आपका इससे बढ़िया काम हो जाएगा। अब सर आ जाओ सेक्शन 14 पे, अब आ जाओ सेक्शन 14 पे, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। दोस्तों तुम लोगों को लग रहा होगा सर कितना टाइम लग रहा है, सर ये चैप्टर ना अप टू 10 मार्क्स आता है आपके पेपर में, अप टू 10 मार्क्स। और अगर आपका 1-1.5 घंटे में रिवीजन हो जाता है और इतना सॉलिड, और इसके बाद मेरे क्वेश्चन बैंक में से जो आपने एक कैटेगरी मार्क कर रखा है उसको कर लोगे ना, ओए होए 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 होए, समझ रहे हो, ओए होए 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 होए, मतलब 10-12 बार और कर लो, इतना होए होए हो जाएगा। सुनो मेरी बात, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। सर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स बहुत सिंपल है, आप ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन से कर लेना। लेकिन अगर पब्लिक से प्राइवेट में ला रहे हो ना, बड़े से छोटे में ला रहे हो ना, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अब सर प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट हुए, सेक्शन 268 है, 2 क्लॉज 68 जो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन बताता है, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो तुमको रेस्ट्रिक्शन है, अपने शेयर्स ट्रांसफर मत करना, एक तो लिमिट है कि 200 से ज्यादा मेंबर मत रखना, और एक प्रोहिबिशन है, और एक क्या है, प्रोहिबिशन है। तो ये तीनों में से कोई भी टर्म्स हटा दोगे ना, तो आपका प्राइवेट कंपनी जो है वो हटके पब्लिक कंपनी बन गया, ये माना जाएगा। अब सर जब भी आपका ये कन्वर्जन होता है ना, तो ऑल्टरेशन के 15 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को बता देना क्या क्या ऑल्टरेशन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया है क्या, और जो फाइनल ऑल्टर्ड आर्टिकल्स है उसका एक प्रिंटेड कॉपी दे देना। 3 चीजें क्या, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, अप्रूवल ऑफ सीजी और प्रिंटेड कॉपी जो है आर्टिकल्स का वो दे देना, और ये सब ऑल्टरेशन हो जाएगा। सर एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर कंपनी का एक केस लॉ था, एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर कंपनी का ये केस लॉ था कि देखो सर कंपनी को पावर मिल रखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप एओए को ऑल्टर कर सकते हो। कंपनी अपने आप को इस पावर से बचा नहीं सकती, कंपनी अपने आप को इस पावर से हटा नहीं सकती, अरे मेरे को ऑल्टर करने का पावर ही नहीं चाहिए। कंपनी को यह पावर दिया हुआ है, वो पावर को एक्सरसाइज करेगा। द पावर टू ऑल्टर आर्टिकल्स वेस्ट विद द कंपनी, दे कैन नॉट डाइवेस्ट। वो ये नहीं बोल सकती हम ये पावर शेयर होल्डर को दे रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज कर ले, ना बाबा ना, ये कंपनी का पावर है। कंपनी मतलब क्या, कंपनी का पावर मतलब सर शेयर होल्डर का पावर होता है, तो शेयर होल्डर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके करना पड़ेगा, किसी और को राइट्स नहीं दे सकते। सेक्शन 15 ऑल्टरेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, आपको पता है सर हर कॉपी में चेंज कर देना। अगर बिना चेंज किए कोई कॉपी आपने इशू कर दिया तो आपको 1000 रुपए फॉर ईच कॉपी का फाइन लगेगा। कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम टू बी गिवन टू मेंबर, अगर कोई मेंबर को कॉपी चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट करेगा, फीस देगा, 7 दिन के अंदर उसको पहुंचा देना। 7 दिन के अंदर अगर नहीं पहुंचा पाए तो आपको 1000 पर डे का फाइन लगेगा, और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, 1000 पर डे और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। यहां पे 1 लाख लोअर का पॉइंट ही नहीं है सर, क्योंकि यहां पे तो एवरी कॉपी है ना, 2000 कॉपी इशू करोगे तो 2000 के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, पर यहां पे डे की है ना, तो डे में विचएवर इज लोअर आ जाता है सर, एक अपर लिमिट आ जाती है। अब सर सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दोस्तों, सुनो सर। आपकी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ता है, और उस रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करवा के एक फॉर्म भर के रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। क्या कहा मैंने, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कब होती है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा होता है, वो सीओआई से जब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करवा के वेरिफिकेशन का एक फॉर्म भरना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा। उसके अलावा सर आपको बहुत जगह अपना नेम और एड्रेस डिस्प्ले करना होता है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नेम और एड्रेस डिस्प्ले करना है अपने सारे ऑफिस के और सारे बिजनेस प्लेसेस के बाहर, सारे ऑफिस के और सारे बिजनेस प्लेसेस के बाहर। लेकिन 3 चीज का ध्यान रखना, एक तो कॉन्स्पिशियस पोजीशन में होना चाहिए, मतलब तुमको दिख रहा है कहां रखा हुआ है, दूसरा लेजिबल लेटर्स में होना चाहिए, मतलब पढ़ने लायक, और तीसरा जो लैंग्वेज है वो वहां के लोकल लैंग्वेज को यूज करके होना चाहिए। तो कॉन्स्पिशियस, लेजिबल और लैंग्वेज, कॉन्स्पिशियस, लेजिबल और लैंग्वेज, ये क्या, नाम और एड्रेस आप अपने सारे ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर रख रहे हो। दूसरा जो आपका कंपनी का सील है ना, उसमें अपना नाम एनग्रेव करवाना, एड्रेस नहीं भाई, इतने से में एड्रेस कहां लिखेगा, अपना नाम एनग्रेव करवाना। तीसरा जितने भी आपके बिजनेस लेटर हेड है, आपका जितना भी बिल हेड्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, हर डॉक्यूमेंट में आपका नाम और एड्रेस लिखवाना अलोंग विद कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और चौथा, जो आपके जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, जो हंडी वगैरह हो गया, ये सब में तुम अपना नाम प्रिंट करवा लेना। ये 4 चीज कर लेना भाई जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। कौन सी 4 जगह सर, एक तो ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, एक तो ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, दूसरा अपना नाम लिखवा देना सारे इसमें, एक तो नाम लिखवा देना कंपनी सील में, एनग्रेव करवा देना, तीसरा नाम और एड्रेस और कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन लिखवा देना सारे बिल हेड्स और लेटर हेड्स में, और चौथा जो आपके प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हंडीज होते हैं, उसमें अपना नाम प्रिंट करवा लेना।
समझे सर? ये कौन सा नाम लिखवाओगे? जो आज की कंपनी का नाम है। लेकिन अगर पिछले 2 साल में तुम्हारी कंपनी का नाम कभी भी चेंज हुआ है ना, अगर पिछले 2 साल में तुम्हारी कंपनी का नाम कभी भी चेंज हुआ है ना, तो वो जो नया फॉर्मर नाम था, जो पहले नाम था, वो भी तुमको प्रिंट करना पड़ेगा 2 साल तक। जिस दिन नाम चेंज हुआ उससे 2 साल तक पुराना नाम, दोनों नाम, नया नाम दोनों चलेगा। अब सर सुनो, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन सर, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, नोटिस ऑफ चेंज इन सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाइड इन द मैनर शेल बी सेंड टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो देखो भैया, सबसे पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना, आंख बंद करना और बोर्ड रेजोल्यूशन टिक कर देना। हाँ भैया, बोर्ड रेजोल्यूशन तो लगेगा अगर चेंज कर रहे हैं। डिसाइड कौन कर रहे हैं? बोर्ड कर रहे हैं, बीआर लगेगा। अब सर सवाल ये उठता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्या? देखो, अगर तुम अपने सिटी, टाउन या विलेज के लोकल लिमिट्स के अंदर चेंज कर रहे हो ना, लोकल लिमिट्स के अंदर चेंज कर रहे हो ना, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। सो एक्सेप्ट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन द आरओ शेल नॉट बी चेंज्ड। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप आरओ चेंज कर सकते हो इन केस ऑफ एनी कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी, टाउन और विलेज। जहां भी आपका ऑफिस सिचुएटेड है उसके लोकल लिमिट्स के बाहर अगर जा रहे हो आप। लेकिन सर सुनो, provided that no company shall change RO from one jurisdiction of one ROC to the other within the same state unless confirmed by regional director। जब तक आपके रीजनल डायरेक्टर का परमिशन नहीं आ गया तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। सुनो सर, सिंपल, बोर्ड रेजोल्यूशन हर जगह लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ तभी नहीं लगेगा अगर आप विद इन लोकल लिमिट्स कर रहे हो। लोकल लिमिट्स के बाहर कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा। रीजनल डायरेक्टर का जो अप्रूवल है वो नहीं लगेगा अगर आप सेम आरओसी के अंदर हो। आरओसी चेंज कर रहे हो तो आपको रीजनल डायरेक्टर का भी लगेगा। और ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम मान लिया जाएगा अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो सेक्शन 13 के प्रोविजन लग जाएंगे। इसलिए स्टेट महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात जा रहे हो तो वो प्रोविजन यहाँ पे कवर्ड नहीं है। नीचे अगर आप देखोगे तो मैंने एक और समरी भी बना रखी है, वो लोगों ने जिन्होंने पहले प्रिंट मार लिया उनके लिए बता रहा हूं मैं। अब सर सुनो, On application under section 45, RD to communicate confirmation within 30 days of the date of receipt। मैं पढ़ क्या रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं, जब आप रीजनल डायरेक्टर के पास पहुंचोगे ना तो उसके पास सिर्फ 30 डेज का टाइम रहेगा। सर सेक्शन 13 में 60 डेज का टाइम था। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 स्टेट इन्वॉल्व थे, तो 2 स्टेट से बात करनी पड़ सकती है। यहां पे तो एक ही स्टेट है, तेरे मुंबई से पुणे में जा रहे हैं तो 30 दिन का टाइम रहेगा। 30 दिन के अंदर तू कंफर्म करेगा, फिर मैं 60 दिन के अंदर आरओसी के पास जाऊंगा और आरओसी 30 दिन के अंदर मेरे को रजिस्टर करके देगा। 30 60 30 30 60 30 30 में आरओसी रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल देगा, 60 दिन में आप आरओसी को एप्लीकेशन दोगे और आरओसी आपका 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन एडमिट करेगा। अब सर जब आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया वाला मिल जाता है, उसको कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि तुमने सारे प्रोविजन का कंप्लायंस कर लिया। अगर आपने इस सेक्शन में कोई डिफॉल्ट किया है तो 1000 रुपए पर डे बट नॉट मोर देन ₹1 लाख, मतलब वही सर वही फाइन माना जाएगा। अब सर सुनो, अगर क्या हो रहा है, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली लेकिन 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन नहीं करवाया और अगर आरओसी को लग रहा है तुम बिजनेस नहीं कंडक्ट कर रहे हो, कैसे लग रहा है, उसने तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया, जगह का आके देखा कुछ काम ही नहीं है, तो वो आपका नाम जो है रिमूव कर सकता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अगर आरओसी के पास आरजीटीबी है, आरजीटीबी मतलब क्या सर? रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट इट इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन कैन बी डन। एंड अगर उसको लग रहा है नहीं बिजनेस कर रहे हैं भाई और अप्लाई भी नहीं कर रहे तो आपका नाम रिमूव कर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर बस आज खत्म हो जाएगा, सुनो, बस आज खत्म हो जाएगा, सुनो सर। सेक्शन 10 है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लॉ क्या कहता है? तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया तो बिजनेस कमेंस कर दोगे क्या? नहीं, मैंने तुमको क्लास में बताया था 3 चीजें जरूरी होती है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी और कपड़ा कहां से आएगा? पैसे से। मकान कहां से आएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस से। रोटी कपड़ा चाहिए आपको, मतलब पैसे चाहिए। पैसे कौन देगा? सब्सक्राइबर देगा। तो लॉ ये कहता है कि कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, अगर उसको बिजनेस शुरू करना है या पैसे बोरो करने हैं, या तो बिजनेस शुरू करना है या पैसे बोरो करने हैं, तो 2 कंडीशन मीट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कौन डिक्लेरेशन देगा सर? कोई भी एक डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा कि हमारी कंपनी में जितने भी लोग सब्सक्राइबर थे ना, वो सब्सक्राइबर ने जितना भी वैल्यू सब्सक्राइब किया था उतना पैसा उन्होंने कंपनी को ला करके दे दिया है। अ डिक्लेरेशन बाय अ डायरेक्टर विद इन 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, 180 दिन के अंदर कि हर सब्सक्राइबर ने वो पैसा ला के दे दिया है जो उसने बोला था। और साथ में उनको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन के बारे में भी फाइल करना पड़ेगा, सेक्शन 12 वाला। मतलब सर रोटी कपड़ा कहां से आएगा? पैसों से। तो पैसा सब्सक्राइबर ने दे दिया है और मकान मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस वो हमने वेरिफिकेशन करवा लिया है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी आपको क्या मिलेगा सर? तभी आपका कमेंसमेंट आप कर सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके बिना अगर बिजनेस शुरू कर दिया ना तो कंपनी यहाँ पे 50,000 का फाइन लगेगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 1000 रुपए पर डे अप टू 1 लाख रुपीस। मतलब सर अभी तक ऑफिसर इन डिफॉल्ट का वही चल रहा है, 1000 रुपए पर डे अप टू 1 लाख रुपीस का। अब सर सुनो, अगर कंपनी ने डिक्लेरेशन नहीं दिया और साथ में बिजनेस भी नहीं कर रही है तो आरओसी आपका नाम रिमूव कर सकती है। अगर कंपनी ने डिक्लेरेशन नहीं दिया और आरओसी ने चेक किया बिजनेस भी नहीं कर रहे हो तुम, तो तुम्हारा नाम रिमूव
रिमूव कर दिया जा सकता है। सर अब जब आप डिक्लेरेशन दे रहे हो ना, जो सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन, जो डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे रहा है, वो डायरेक्टर झूठ भी तो बोल सकता है। तो लॉ ने बोला भाई जो डिक्लेरेशन तुम दे रहे हो ना उसको वेरीफाई करवाओ सीए सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस से, सीए सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट से प्रैक्टिस से ये करवाओ। और अगर तुमको तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए कोई सेक्टोरल रेगुलेटर जैसे कि इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए ये लोग का भी अप्रूवल लगता है ना, तो ये लोग का अप्रूवल ले लिया है ऐसा भी बताओ और इसको अटैच करो। अप्रूवल ले लिया है ये भी बताओ और अटैच करो। ये किसके साथ सर? ये 2 पॉइंट रिलेवेंट है आपके डिक्लेरेशन से रिलेटेड। सर तो 10A क्या कहता है? सीओआई आते ही बिजनेस शुरू मत कर भाई, 2 काम कर ले, रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ कर ले, ठीक है। सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ अ नेम ऑफ अ कंपनी। अब क्या है सर? बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। अगर आपका नाम गलत है, अगर आपका नाम गलत है, आपका नाम अगर आइडेंटिकल है या टू क्लोजली रिजेंबल्स है, टू नियरली रिजेंबल्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगा कि भैया 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपना नेम चेंज कर ले। क्या कहा मैंने? अगर आपका नाम आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा। अब सर ये आइडेंटिकल है, ये किसके ओपिनियन में? सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ये ओपिनियन बना कैसे रहा है? या तो सुओ मोटू बना रहे, या तो खुद से सो के उठा अचानक से बुला रही है तो कॉपी कर रहे हैं ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ने एप्लीकेशन दिया। किसने एप्लीकेशन दिया सर? वो जिसको प्रॉब्लम है ना, जिसके पास वो नाम का सिमिलर नाम है या जिसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, अगर वो 3 साल के अंदर, 3 साल कब से सर? जब से मेरी कंपनी फॉर्म हुई। मान लो मैंने कंपनी बनाया टोमेटो लिमिटेड, तो टोमेटो लिमिटेड मैंने आज बनाया ना, तो आज से 3 साल के अंदर जोमेटो लिमिटेड को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। भले ही जोमेटो लिमिटेड 10 साल पहले बन गई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने टोमेटो बनाया ना, तो आज से 3 साल के अंदर अगर जोमेटो लिमिटेड जाकर के एप्लीकेशन देगी सीजी को कि भाई देख टोमेटो नाम का कंपनी बना रखा है, आइडेंटिकल या क्लोजली रिजेंबल्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भाई तू अपना नाम चेंज कर दे 3 महीने के अंदर ओआर पास करके, ठीक है सर। सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन, अगर इन इफ थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज। इन एडवर्टेंस मतलब सर या तो अनजाने में हुआ हो या जाने में हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता हमको। अगर आपके रजिस्ट्रेशन पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल्स है इन रिलेशन टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी, तो आपको नाम चेंज करने बोलेगी 3 महीने के अंदर ओआर पास करके। या फिर अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया, प्रोप्राइटर, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क, 3 साल के अंदर एप्लीकेशन देता है और उसके बाद अगर एप्लीकेशन के बाद लगता है आइडेंटिकल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? आपको नाम चेंज करने बोलेगा 3 महीने के अंदर। तो नाम चेंज करना 3 महीने में तो तय है, कब सुओ मोटो भी कर सकता है या किसी के एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। सर मैं ना ये आपको एकदम चार्ट में समझा के खत्म कर सकता हूं, पर मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जितना पढ़ो ना आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन दिमाग में घुसते जाएगी, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये फॉर्मेट है, समझ रहे हो। अब सर अगर कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है तो 15 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा और रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम इशू करके दे देगा। सर मेमोरेंडम क्यों देगा? क्योंकि भाई मेमोरेंडम क्यों, नेम चेंज भी तो हो रहा है ना, और एसआर पास करके थोड़ी जाएगा तू इसी के थ्रू तेरे को मेमोरेंडम नया वाला मिल जाएगा। अब सर सुनो, अगर अगर आपने कंपनी का सुनो, अगर मैं टोमेटो लिमिटेड हूं और मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा कि नाम चेंज कर और मैंने नहीं किया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पेनल्टी नहीं लगाएगा भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? मेरे लिए नया नाम सोचेगा, पोपट लिमिटेड नाम सोचा, और नाम को मेरे को ऑर्डर कर देगा कि तेरा नाम अब से पोपट लिमिटेड, और रजिस्ट्रार को ऑर्डर कर देगा कि भाई इसका नाम पोपट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर कर ले। बोला पेनल्टी लगा के हमको क्या करना है? हमको तो नाम चेंज करने से मतलब है, तू नहीं करेगा तो हम कर देंगे, फिर तू देख लियो। If there is a default in complying with the direction, CG may allot a new name and ask a registrar to enter the new name and issue a fresh COI। काम खत्म, ठीक है। ओके सर। अब सर कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी हो और अगर आप अपने कंपनी को कन्वर्ट करवाना चाहते हो, आप एकदम कन्वर्ट करवा सकते हो। सबसे पहले तो अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर करो। सबसे पहले तो अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर करो। वो करने के बाद आरओसी को एप्लीकेशन दो। आरओसी आपके पुराने रजिस्ट्रेशन को क्लोज करेगा, आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, और वो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आपका कोई भी डेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन ये सारा चेंज नहीं होता। आपका डेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंटैक्ट रहता है। तो सर अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाना चाहते हो, एओए एमओए को ऑल्टर करो, एओए एमओए को ऑल्टर करो, आरओसी को एप्लीकेशन दो, आरओसी रजिस्टर करेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, आपकी डेट लाइबिलिटी कोल्ड, हां कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी और डेट, ये चारों चीजें चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो वैसी ही रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी कंपनी टू नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जो है वो अपने होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड करेगी। सर सुनो, ना तो कोई कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड करेगी, ना ही कोई कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स अलॉट या ट्रांसफर करेगी, और ना ही कोई कंपनी, सर क्या लिखा है ये 3 पॉइंट देखो ना,
नो कंपनी शेयर होल्ड एनी शेयर्स इन इट होल्डिंग कंपनी, आप अपने होल्डिंग कंपनी का शेयर्स मत रखना। एंड नो कंपनी शेल अलॉट और ट्रांसफर शेयर्स इन अ सब्सिडरी कंपनी एंड एनी सच अलॉटमेंट और ट्रांसफर शेल बी वॉइड। अगर आपने कोई ट्रांसफर या अलॉटमेंट किया तो वो वॉइड हो जाएगा। पर सर इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर आप किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के होल्ड करते हो, दूसरा अगर आप ट्रस्टी के फॉर्म में होल्ड करते हो, या वेर अ सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, तो ये 3 एक्सेप्शन है जहां पे आप अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकते हो। पर सर मैं अगर शेयर्स होल्ड करता हूं एक्सेप्शन में, तो क्या मैं होल्डिंग कंपनी के मीटिंग में वोट कर सकता हूं? क्या मैं होल्डिंग कंपनी के मीटिंग में वोट कर सकता हूं? तो लॉ कहता है ये दोनों केस में आप वोट कर सकते हो, लेकिन ये केस में वोट नहीं कर सकते। द राइट टू वोट एट अ मीटिंग शैल ओनली बी अवेलेबल इन केस ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी। उसके अलावा कहीं पे भी आपको राइट टू वोट नहीं होगा। ठीक है, अब सर मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे समझा दिए थे। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, एस लिमिटेड एच लिमिटेड में 1000 शेयर होल्ड करती है। क्यों होल्ड करती है सर? क्योंकि पहले से शेयर होल्डर थी। सब्सिडरी बाद में बनी, पहले से शेयर होल्डर थी। क्या होल्ड कर सकती है? हाँ, क्योंकि पहले से शेयर होल्डर थी। अब एच लिमिटेड बोल रहा है ये 1000 शेयर होल्डिंग पे मैं आपको बोनस शेयर इशू करूंगा। क्या वो बोनस शेयर इशू कर सकता है? बिल्कुल इशू कर सकता है सर। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्शन में दे दिया ना, तो तू नॉर्मल शेयर होल्डर है, तेरे सारे राइट्स है, बस राइट टू वोट मत करना, लेकिन उसके अलावा तेरे को बोनस डिविडेंड सारा मिल जाएगा। अब सर सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में 2 चीजों की बात करती है। एक तो कंपनी पे कोई डॉक्यूमेंट्स आए, और दूसरा कंपनी अपने मेंबर्स या रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट भेज रही है। तो कंपनी पे कोई अगर डॉक्यूमेंट्स या नोटिस कुछ भी भेज रहा है, तो वो किस तरीके से भेज सकता है सर? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, रजिस्टर्ड ऑफिस पे छोड़ दिया, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज दिया, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज दिया। अब कंपनी अगर नोटिस भेज रही है मेंबर या अपने रजिस्ट्रार को, तो वो भी इन्हीं तरीकों से भेजेगी जिस तरीके से यहां पे लिखा है। लेकिन सर मेंबर अगर चाहे तो आपसे रिक्वेस्ट करके एक पर्टिकुलर मोड डिसाइड कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं तुम दुनिया को कुरियर सर्विस से भेज रहे होगे, लेकिन मेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना। लेकिन सर कंपनी कहां पे भेजेगी सर? ये जो आप पोस्ट भेज रहे हो, जो नोटिस भेज रहे हो ना, ये रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजोगे। मतलब जो मेंबर ने एड्रेस दे रखा है उसी पे भेजोगे। सर मैं सारे लोगों को स्पीड पोस्ट से भेज रहा था, एक राम करके बंदा है, उसने बोला मेरे को तू कुरियर से भेज। मैं सबको स्पीड पोस्ट से भेज रहा था, उसने मेरे को बोला कुरियर से भेज, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को एक्स्ट्रा फीस दे दे और मैं तेरे को कुरियर से भेजूंगा। अगर मैंने कुरियर से नहीं भेजा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। पर सर मैं उसके कानपुर वाले रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज रहा था, वो कहते हैं मेरे को यूएस भेज दे। मैंने बोला भाई यूएस नहीं हो पाएगा, रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दूंगा। तो मोड बता दे, तू चाहे तो एड्रेस मत बता। तेरे को अगर नया एड्रेस चाहिए तो तू रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करवा ले। मेरे को रजिस्टर्ड एड्रेस कुछ और डिलीवरी एड्रेस कुछ और मत बता। ये सब काम करने के लिए नहीं बैठे हैं हम। निधि कंपनी का एक्सेप्शन क्या है सर? निधि कंपनी का एक्सेप्शन क्या है? निधि कंपनी में केस में इन्होंने बोला कि तुमको सारे मेंबर्स को नोटिस या ये सारी चीजें भेजने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उन मेंबर्स को भेजो जिनकी जो शेयर होल्डिंग है ना, इट इज मोर देन ₹1000 इन फेस वैल्यू और 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल व्हिचएवर इज लोअर। दोनों में से जो कंपनी है, निधि अग्रवाल नहीं भाई, निधि अग्रवाल नहीं सर, निधि कंपनी, 1000 इन फेस वैल्यू और 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल व्हिचएवर इज लोअर। निधि को थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, बोले सारे मेंबर्स को मत भेजो, तुम सिलेक्टेड मेंबर्स को, बड़े बड़े मेंबर्स, ₹1000 इन फेस वैल्यू और 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल व्हिचएवर इज लेस, और बाकी लोगों के लिए ना तुम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दो और अपने नोटिस बोर्ड में चिपका दो, बस बहुत हो गया। ठीक है, अब सर मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब फैक्स, ईमेल, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर तुम पोस्ट से डिलीवरी कर रहे हो तो सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड। मतलब डिलीवरी कर दिया, ये कब माना जाएगा? अगर आपने नोटिस ऑफ एनी मीटिंग अगर आपने भेजा है तो आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 14 आवर्स आफ्टर द सेम इज पोस्टेड। अगर आपने किसी मीटिंग का नोटिस भेजा है तो जिस दिन आपने पोस्ट किया ना, उसके 48 आवर्स बाद हम मान लेंगे भेज दिया है। और अगर कोई भी और केस में तो जब डिलीवर होता है तब माना जाएगा। मतलब सर नॉर्मली तो जब डिलीवर होता है तभी माना जाएगा कि आपने पहुंचा दिया, लेकिन ना जिस दिन हमने नोटिस, अगर हम पोस्ट से भेज रहे हैं और नोटिस ऑफ मीटिंग अगर भेज रहे हैं ना, तो जिस दिन भेजा उसके 48 आवर्स के बाद मान लिया जाएगा कि हमारे तरफ से नोटिस पहुंच गया था। सेक्शन 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर कौन ऑथेंटिकेट करेगा कोई भी डॉक्यूमेंट? अगर कंपनी को ऑथेंटिकेट करना है ना, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो वो लोग साइन करेंगे जो की मैनेजरल पर्सन या ऑफिसर है जिनको बोर्ड ने ऑथराइज किया है। अगर कोई की मैनेजरल पर्सन या एम्प्लॉई है जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया, अगर वो साइन करता है तो ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। और सर एक्सिक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर एक्सिक्यूशन कौन करेगा? सर मेरे को बताओ, लास्ट सेक्शन बताओ, कौन एग्जीक्यूट करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
कौन एग्जीक्यूट करेगा सर? डिपेंड करता है कंपनी के पास सील है कि नहीं है। अगर कंपनी के पास सील है तो कंपनी के सील को यूज करके कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन एग्जीक्यूट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनी पर्सन कैन एग्जीक्यूट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पर अगर कंपनी के पास सील नहीं है ना, तो तुमको यह पूछना पड़ेगा कंपनी में सीएस है कि नहीं है। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे, लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, और जब दो डायरेक्टर साइन कर देंगे ना, या एक डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी साइन कर लेंगे ना, तो उससे कंपनी लायबल हो जाएगा, कंपनी बाइंड हो जाएगा। समझे सर? कौन एग्जीक्यूट करता है बिल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को? उसको डीम कर लिया जाएगा अगर किसी बंदे ने, जो जिसको अथॉरिटी है, उसने उस पर साइन कर दिया तो। ठीक है, थैंक यू गाइस, दैट्स इट ऑन चैप्टर 1। हमने 1 घंटा 15 मिनट में पूरा का पूरा पढ़ा, पूरा का पूरा पढ़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। समझा आपको? सर इस एनर्जी से पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट का और फिर पूरे अदर लॉ का भी रिवीजन करवाऊंगा। बस मेरे साथ साथ पढ़ के खत्म कर लो, एग्जेम्पशन पक्का। बस मेरे साथ साथ पढ़ के खत्म कर लो, एग्जेम्पशन पक्का। ठीक है, चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट, यू गाइस आर ग्रेट। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन हु इज सिटिंग हियर, थैंक्स अ लॉट, मजा आ गया। कल मिलते हैं, आपको पता है क्यों। ठीक है, चलो गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर। और अगर तुम लोगों को रिवीजन पसंद आया, तुम लोग अगर मेरे को मोटिवेट करना चाहते हो ऐसे रिवीजन्स और बनाने के लिए, तो लाइक जरूर ठोक देना दोस्त, और कमेंट करके बताना कैसा लगा रिवीजन। जरूर से कमेंट करके बताना दोस्त, तुम लोगों की फीडबैक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ये मान के चलो। ये मत सोचना कि पता ही होगा अच्छा था, या ये मत सोचना कि पता ही होगा खराब था। जो भी मन में है कमेंट में लिख करके जरूर जाना। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।